नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा KVS PRT से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, KVS PRT से रिलेटेड आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी हिंदी से। एक एक टॉपिक पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि हमारा जो KVS PRT में हिंदी से 30 नंबर का प्रश्न बनेगा उसमें हम 30 में 30 पाने का प्रयास करेंगे। 5 दिसंबर से इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बंदा प्राइमरी सीटेट वाला पास होगा, जिस कैटेगरी की क्राइटेरिया जो लिया जाता है उससे अगर वो ज़्यादा नंबर पाता है, जैसे ओबीसी को 82 और जनरल को 90, यही क्राइटेरिया दोनों महत्वपूर्ण है। जो बंदा इससे ज़्यादा पाता होगा, पास होगा, मतलब उसके प्राइमरी सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर पास लिखा होगा, तो वो इस KVS PRT में फॉर्म भर सकता है। उसी से रिलेटेड इस बार का जो KVS PRT का सिलेबस है वो काफ़ी चेंज देखने को आ रहा है। जैसे कि साइंस की अगर हम बात करें तो इस बार के KVS PRT में है ही नहीं, एक भी क्वेश्चन उससे नहीं पूछे जाएंगे। तो इस बार के KVS PRT में आपको 30 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा, 30 नंबर का इंग्लिश, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब सब्जेक्ट हो जाता है। और उसी में से हमने स्टार्ट कर दिया है 30 नंबर की हिंदी, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के माध्यम से आपको हम कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप KVS PRT की तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी जहाँ से हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए दोस्त, सीधे हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, य वर्ण का उच्चारण स्थान। ये सभी प्रश्न वर्णमाला से रिलेटेड है, पहला लेसन। तो य वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है कौन सा सही हो जा। तो देखिए, य वर्ण की बात करें तो हमारा पहला विकल्प तालु हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि हिंदी में आ स्वर को माना जाता है। स्वर के प्रकार के अंतर्गत ये आता है और आ स्वर को किसके अंतर्गत माना जाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर दूसरा का। तो ये विपरीत के अंतर्गत आएगा। ए वाला विकल्प जो है दूसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्रायः बंद सा रहता है, बंद सा रहता है, ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, तो उसको हम संवृत स्वर कहते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, तीसरा का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर चौथा है कि नाद के आधार पर व्यंजन को दो वर्ग कौन कौन से हैं। देखिए, मैं डिटेल में इस प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रश्न आपको कराने हैं। 100 प्रश्न लगभग आपको इस वीडियो में कराऊंगा जो कि सिर्फ वर्णमाला से रिलेटेड होंगे। तो आप घबराइएगा मत। अगर आपको डिटेल में हर प्रश्नों की व्याख्या करते हुए जानना है तो ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं डिटेल में एक एक पॉइंट पर बात करते हुए चलूँगा। वैसे आज हमें 100 प्रश्न का लक्ष्य है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस लक्ष्य को पूरा किया जाए। प्रश्न नंबर 4, नाद के आधार पर व्यंजन दो वर्ग में कौन कौन से आते हैं। नाद के आधार पर, नाद के आधार का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो प्राण होते हैं ना उसी को नाद नहीं, नाद वो संघर्ष वाले पॉइंट होते हैं जिसको हम अघोष या संघोष के नाम से जाना जाता है। तो प्राण नाद उसी को कहा जाता है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अल्प प्राण महाप्राण ये हवा होता है, जैसे अपने मुख से हवा कैसे निकलती है, और ये कंपन की बात होती है अघोष और संघोष में। तो प्रश्न नंबर ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि हिंदी शब्दकोश की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा। कौन सा शब्द जो है इसमें से पहले आएगा वो आपको बताना है। हालांकि KVS PRT में थोड़ा हिंदी का सिलेबस थोड़ा टफ कैटेगरी से पूछा जाता है, इसीलिए प्रश्नों का कलेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 का क्षमा जो है सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, 5वां का सी वाला विकल्प।
प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित वर्ण अल्प प्राण नहीं, निम्नलिखित वर्ण इसमें से अल्प प्राण नहीं है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6 का। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, तो छठवां का बी वाला विकल्प साफ साफ दिख रहा है कि महाप्राण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 7 है कि शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। चलिए आपके सामने विकल्प दिख रहा है प्रश्न 7 का, और सबसे शब्दकोश यानी कि इसमें देखिए वो उस चीज़ का ध्यान रखिए जो पहले वर्ण आते हैं, जैसे आप आ पहले आता है, फिर वर्णमाला आती है, मतलब कि व्यंजन आते हैं, तो ऐसे इनका क्रम याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर पहला उ वर्ण, री वर्ण और ग्रीष्म और ज्ञान, ये वर्ण जो है सबसे पहले इसमें आएंगे। शब्द जो है पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये और फिर ये, उसके बाद तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 8 का आपको उत्तर बताना है। तो देखिए ड उच्छिप्त वर्ण है, पहला विकल्प कह रहा है। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है कि म वर्ण, म स्पर्श वर्ण है, और श संघर्षी वर्ण है, और ह जो है अल्प प्राण व्यंजन है। तो इसमें से हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो यहीं आपको दिख रहा है कि ह जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है, अल्प प्राण के अंतर्गत नहीं आएगा। इसी के साथ हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा क्या था, सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा कि इनमें से किस विकल्प में अंत अस्थे वर्ण नहीं है। अंत अस्थे वर्ण जो है इनमें से किस विकल्प में नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा यर अल्लाह, ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों को एक साथ होता है। विकल्प आपके सामने है, किसका होता है, तो ओ वर्ण का होता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अंत्य अस्थे संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो यर लव, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान किससे है, तो आपको बताना है विकल्प। अगर आप वर्णमाला पढ़े होंगे तो सभी उसी से रिलेटेड है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तालु से उच्चारण होता है, और इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा है वो आपको बताना है। प्रणत्व के आधार पर इसका प्रकार होता है महाप्राण और अल्पप्राण। महाप्राण इसमें से कौन सा वर्ण है वो आपको बताना है। तो इसमें से महाप्राण की बात करें तो बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, यही आते हैं सब महाप्राण में। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, इनमें से किस विकल्प में घोष नहीं है। घोष एक संघोष है, संघोष को ही घोष कहते हैं, और एक अघोष होता है। तो घोष वर्ण इसमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो 14 का हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प। क वर्ण, त वर्ग, प वर्ण, ये वर्ग का पहला वर्ण आ जाते हैं, और पहला वर्ण जो है अघोष में आता है। तो इस तरह से हमारा विकल्प जो है पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं। तालव्य वर्ण से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं, इसमें से कौन सा वो आपको बताना है। तो हमारा विकल्प जो है 15 का सही हो जाएगा, वो होगा ए वाला विकल्प। 15 का ए वाला विकल्प तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं। इनमें से ओष्ठ स्वर कौन से हैं, ओठों से उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 16 का, तो वो वर्ण है छोटाऊ और बड़ाऊ, ऊ वाला मात्रा वाला। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पढ़ने में भी इसको ऊ स्वर से, ओठ से ही उच्चारित होते हैं। प्रश्न नंबर 17, इनमें से संघर्षी वर्ण कौन से हैं वो आपको बताना है। संघर्षी वर्ण इसमें से कौन से हैं, प्रश्न नंबर 17 का आ रहा है, वो आपको बताना है। तो संघर्षी वश, बाड़ा सा और मूर्धनिया स, ये संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18, इनमें से शुद्ध अक्षरिक खंड है। शुद्ध 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 अशुद्ध, अशुद्ध कह रहा है, मैंने शुद्ध पढ़ दिया, सॉरी। अशुद्ध अक्षरिक खंड है, इनमें से कौन सा वो बताना है। तो कच्छ, त्र और स्र और गय, ग, ये जो हमारा 18 का सी वाला दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि अशुद्ध है। इस 18 का सी वाला विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। किस वर्ण है इसमें से जो भिन्न है, इसमें से वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा।
ए वाला विकल्प इन तीनों से भिन्न है, बाकी इन तीनों का सेम उच्चारण स्थान है। प्रश्न नंबर 20 यह कह रहा है कि किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, इनमें से किस में स्पर्श व्यंजनों की संख्या नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20 तो कौन सी स्पर्श व्यंजन नहीं है इसमें से, तो ग ज य ब। देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो ये भी तो स्पर्श व्यंजन के ही अंतर्गत आते हैं, ज य ब। ये इसमें से अलग देखेंगे तो सी वाला ही विकल्प हो जाएगा, बाकी सभी स्पर्श व्यंजन में आ जाएगा। हालांकि ग आता है, ज आता है, और ये जो दिख रहे हैं य व, ये दो वर्ण नहीं आते, इसीलिए हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी में सब आते हैं। प्रश्न नंबर 21 इनमें से कौन सा व्यंजन कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 का ई एक संयुक्त स्वर है, ऑप्शन बी अकंठ ध्वनि है, और अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये तो बी वाला विकल्प सही है। ई संयुक्त स्वर है पूछ रहा है, ई मूल स्वर है, और आ दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर तो ये हो ही जाएगी। उसके बाद ये मूल स्वर सही बात है, तो हमारा जो विकल्प 21 का सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प। ई जो है संयुक्त स्वर नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य हैं। मूर्धन्य से उच्चारण होने वाले सभी वर्ण है, इसमें से कौन से है, प्रश्न नंबर 22 कह रहा है। तो कौन से वर्ण है, तो देखिए इसमें से जो अगर हम बात करें तो र ढ मूर्धन्य स ट, ये मूर्धन्य से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, तो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 करा कि हिंदी में इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है वो आपको इसमें से बताना है। विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन है कि क वर्ग ह व तथा अ आ कंठ वर्ण माने जाते हैं, कंठ वर्ण माने जाते हैं, ये तो सही बात है। समस्त स्वर अघोष वर्ण है, समस्त स्वर जो है अघोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 23 का बी वाला विकल्प कह रहा है ये विकल्प जो है गलत है, समस्त स्वर को नहीं आप कह सकते हैं। बी वाला विकल्प जो है 23 का सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है ना ये, और च स्पर्श संघर्षीय सही है, ड ढ उच्छिप्त व्यंजन है ये सही है, बाकी ये गलत की सेंस कर रहा है। सभी समस्त स्वर अघोष कैसे हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 इनमें से कौन सा कथन गलत है। स्वर अघोष ध्वनि होता है, स्वर जो है अघोष ध्वनि होता है। अभी जो अभी ऊपर वाला हमने देखा तो उसमें जो है कहा था कि स्वर जो है अघोष ध्वनियाँ होती हैं, ऊपर वाला यही बात कहा था ना 24 का। समस्त अघोष ध्वनियाँ होती है, अघोष वर्ण होते हैं, समस्त स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है। देखिए गलत पूछ रहा है इसमें से विकल्प की कौन सा गलत विकल्प है, तो ये इसमें से तीनों विकल्प तो ये सही दिख रहे हैं, लेकिन स्वर अघोष ध्वनियाँ होती हैं ये जरूरी नहीं है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ऊपर ही विकल्प के अकॉर्डिंग ये भी दे दिया है। प्रश्न नंबर 25 हिंदी वर्णमाला में 11वां व्यंजन कौन सा है। 11वां व्यंजन, ऊपर से वर्णमाला में 11वां व्यंजन पूछ रहा है कि कौन सा होगा। अब तो इससे क्रम गिनना पड़ेगा कि कौन सा होगा। तो क ख ग घ च छ, क ख ग घ अ च छ ज झ इया ट, ट वाला वर्ण ए वाला विकल्प जो है 25 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं वो आपको बताना है। तो हिंदी वर्णमाला के मूल स्वर की बात करें तो हमारा ए वाला विकल्प 4 होते हैं मूल स्वर। ध्यान रखिएगा, मूल स्वर का मतलब जिनमें एक मात्रा होती है, वो दीर्घ नहीं होते हैं, तो 4 ही होते हैं। हिंदी में, संस्कृत में 5 हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त स्वर जो है हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं वो आपको बताना है। तो इनकी भी संख्या उतनी ही होती है, 4 ही होती है। प्रश्न नंबर 28 इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको इसमें से छांटना है। विकल्प आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। देखिए अगर गलत कथन, देखिए री का उच्चारण स्थान मूर्धा, ऑप्शन नंबर 28 का ए वाला कह रहा है। गलत कथन आपको छांटना है, ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछ क्या रहा है।
य और व अर्धस्वर हैं, देखिए ये दोनों सही हैं, अर्धस्वर ये भी है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये भी सही बात है भाई। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, ये कौन सी बात है? ये गलत विकल्प पूछ रहा है, तो डी वाला 28 का सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? उच्चारण की दृष्टि तालव्य वर्ण इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो कंठ तालु और टालू से आता है च छ ज झ, यहाँ बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 29 का। ठीक, अगर आप वर्णमाला अच्छे से पढ़े होंगे तो प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे करने में। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य वर्ण इसमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 30 का आपको बताना है। तो ए वाला वर्ण ही मिल जाता है, ये मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। इचु यशाणाम तालु से वो उच्चारण होता है, इसीलिए ये मूर्धन्य के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 31, इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है वो आपको बताना है। नासिक न, तो अंतिम व्यंजन को हम क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन कहते हैं। और नासिक व्यंजन कौन सा है? प्रश्न नंबर 31 का तो विकल्प हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क ख ग घ अंग, ये भी होता है, ये नहीं देना चाहिए था अंग, ये विकल्प थोड़ा नहीं होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, बिंदी नहीं होना चाहिए, बस ड होना चाहिए। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 32 है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 32 का। अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़े होंगे ना, उसके लिए ये प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेवल भी इसका अच्छा है KBS PRT के लिए। तो प्रश्न नंबर 32 का जो है उत्कंठा, उत्क्षिप्त और उद्योग और उद्वेग, ये जो विकल्प जो है हमारा 32 का ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसको कभी मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि कैसे इस वर्ण का मैंने निर्धारित किया था। हालांकि इस समय अगर बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा वर्णमाला लिखना पड़ता है, मात्रा लिखना पड़ेगा, तब आपको समझा पाएंगे उस चीज को। प्रश्न नंबर 33, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? ये भी उसी अकॉर्डिंग प्रश्न है, इसका भी विकल्प सी। कंठस्थ, कमल, कलंक और कलई, ये जो है विकल्प हमारा सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प 33 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा? कौन सा शब्द जो है शब्दकोश में पहले आएगा वो आपको बताना है। इस 4 ही शब्द के अनुसार आपको बताना है, बाकी कोई इसका और मेथड नहीं है, इस 4 शब्द में तुलना कर। ठीक, तो गुरु जो है पहले आएगा, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? इसमें सबसे बाद में, इन शब्दकोशों में से सबसे बाद में कौन सा शब्दकोश आएगा वो आपको बताना है। तो हास, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब 36, इन निम्नलिखित में से गलत कथन है। इसमें से आपको गलत कथन छांटना है कि कौन सा गलत कथन है। प्रश्न नंबर 36 का कौन सा कथन है? पहला विकल्प देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में त में आरंभ होने वाले शब्द सब शब्दों के बाद ज्ञ के आरंभ होने वाले शब्द होते हैं। उसके बाद बी, हिंदी के 2 व्यंजन किसी भी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते, ये गलत बात है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ अयोगवाहक है, ये भी सही बात है। और हिंदी के 2 व्यंजन किसी भी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते, ये भी सही बात है, 2 व्यंजन एक साथ नहीं प्रयोग होंगे। और हिंदी में एक भी धातु व्यंजनात्मक नहीं है, व्यंजनात् नहीं है, ये भी सही बात है। बाकी प्रश्न का क्या कहा था कि गलत कथन हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना, ज्ञ से आरंभ वाले शब्द होते हैं, ये नहीं होते हैं। 36 का ये वाला। प्रश्न नंबर 37, छ वर्ण किस व्यंजनों के संयोग से मिला हो वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 37 का। तो 37 का सी वाला विकल्प कच्छ क और मूर्धन्य स के संयोग से बना होता है। य र ल व को अंत्यस व्यंजन कहते हैं, कोई पहचानने की जरूरत नहीं है। किस क्रम में पच्च स्वर हैं? पच्च स्वर, स्वर के 3 माध्यम हो जाते हैं, एक जीभा के स्थिति के अनुसार ये प्रकार होता है स्वर के, अग्र, मध्य और पच्च। तो इसमें से पच्च स्वर कौन सा है?
पक्ष मतलब सबसे लास्ट में उच्चारित होता है जीभों के आधार पर। तो कौन सा स्वर उसमें आएंगे 39 का, तो वो हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा बी वाला, ऊ जो है सबसे लास्ट में आ जाता है। प्रश्न नंबर 40, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं आते? किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं आते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 40 का। तो आ जो है वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी सभी आ जाएंगे। वृत्तमुखी का मतलब कि आपका ओठों की आकृति जो वृत्त के समान होनी चाहिए, बाकी आ नहीं आएगा। ये तीनों स्वर को आप जीभ से मुंह से उच्चारण करेंगे तो आ जाएगा। निम्नलिखित में से शब्दकोश की दृष्टि से सही क्रम है। सही क्रम आपको इनमें से साधना है कि कौन सा पहले शब्द आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न अवगुण, अवज्ञा, अवरतन और अवंती, ये थोड़ा मैं इन ऐसे प्रश्नों की मैं डिटेल आपको बता दूंगा, तब ऐसे प्रश्न पर आप कोशिश करिएगा। अभी आप सिर्फ विकल्प का उत्तर ही जानिए। चलिए प्रश्न नंबर 42 है कि किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है वो आपको बताना है इसमें। अगर आप वर्णमाला डिटेल में पढ़े होंगे ना तो ये चीज़ तो आपको कुछ नहीं होगा। पार्श्विक व्यंजन है कौन सा वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें से 42 का हमारा डी वाला विकल्प ल जो है सही हो जाएगा। पार्श्विक में ल आता है और प्रकंपित में र आता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं? अल्प प्राण ध्वनियाँ किस क्रम में है वो आपको बताना है। तो अल्प प्राण की अगर हम बात जब करेंगे तो कौन सी ध्वनि हो जाएगी, तो वो हमारी ध्वनि होगी क और ल, क्योंकि पहला और तीसरा और पांचवा का नियम लगता है अल्प प्राण में, आपको पता ही होगा। यही 135 रूल है अल्प प्राण का। तो ए वाला विकल्प हमारा 43 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44, किस क्रम में विवृत स्वर आते हैं? स्वर का ये भी प्रकार ही है और विवृत स्वर जो है किस क्रम में आते हैं। अगर ये प्रश्न आप गलत कर रहे होंगे तो घबराइएगा मत, आप जाकर डिटेल में आप वर्णमाला को पढ़िएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस शीट करते हैं तभी आपको कमियां पता चलती है किसी टॉपिक की जानकारी के बारे में। अगर पूरी जानकारी नहीं तो फिर से जाकर आप वर्णमाला पढ़िएगा अपने नोट्स में। प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो किस क्रम में विवृत स्वर है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 44 का। तो देखिए विवृत स्वर की बात करें तो ए वाला विकल्प जो है 44 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45, भारत में स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो स्वतंत्र रूप से कौन उच्चारित होती है? स्वरा, सबको पता है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है कि किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन के लिए पहला और दूसरा रूल लगता है भाई, संख्या पहली और दूसरी, इसमें से पहला दूसरा वर्ण आपको छांटना है 46 का, तो वो है त और थ। देखिए मिल ही रहा है ना। प्रश्न नंबर 47, इनमें से कौन सा व्यंजन शब्दकोश में पहले आएगा? कौन सा व्यंजन इन चारों में? ये लगता है कि डबल प्रश्न हो गया, ये पीछे भी प्रश्न भी कर चुके हैं। तो कौन सा था विकल्प हमारा? गुरु वाला, सी वाला विकल्प जो इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, किस क्रम में मूल स्वर हैं? मूल स्वर अगर हम बात करें तो वे स्वर हो जो होती हैं जो मूल एकदम होती हैं, एकदम सिंगल रहती हैं, उन्हीं को मूल स्वर कहते। तो मूल स्वर इसमें से आपको बताना है बी वाला विकल्प जो है 48 का हमारा सही हो जाएगा। मूल स्वर है। अब देखिए एक ये वाला स्वर होता है बड़ा ऊ, तो ये मूल स्वर के अंतर्गत नहीं आएगा। गला बैठ रहा है। प्रश्न नंबर 49, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 49 का। संयुक्त व्यंजन सी वाला विकल्प साफ ही मिल रहा है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। इनमें से सघोष और अल्प प्राण है। सघोष भी होना चाहिए और अल्प प्राण है। तो सघोष के लिए हमारा दूसरा, तीसरा और पांचवा, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए भाई। देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष के लिए नियम है और अल्प प्राण के लिए 1, 3, 5 का रूल होता है। तो कौन मिल रहा है? 3 और 5 मिल रहा है। देखिए तीसरा और पांचवें नंबर पर कौन सा आता है वो आपको इसमें से छांटना है। चाकू च, छाता छ, ये नहीं आएगा।
तो हमारा विकल्प जो साफ दिख रहा है जो है हमारा विकल्प 50 का डी वाला विकल्प साफ दिख रहा है, द आएगा, मिलेगा। प्रश्न नंबर 51, छ ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ये ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आएंगी? प्रश्न नंबर 51 कह रहा है तो किसके? घोष के अंतर्गत आ जाएगी। घोष को संघोष कहते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है, घोष को संघोष भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है घोष नहीं है, खत्म हो गया। जहाँ से कौन सा वर्ड इसमें से घोष नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 52 का, तो वो हमारा छत्ता छ जो है घोष नहीं है। चाकू च छाता स, पहला और दूसरा ये अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बात गलत है? इसमें से गलत जो है सब वाक्य आपको छांटना है। क कंठ, महाप्राण और अघोष है। कंठ से उच्चारित होता है, महाप्राण भी है और अघोष है, ये सही है। च तालव्य, अल्प प्राण और अघोष सही है, ये भी सही है। और प्रश्न नंबर 53 का सी वाला विकल्प देखिए, ध दंत महाप्राण सघोष, ये भी सही है। ब ओष्ठ, महाप्राण और संघोष ये गलत है, ये वाला विकल्प हमारा गलत पूछा है, तो डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, नीचे दिए गए ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ओठ को पूरी तरह काट दिया जाए चाकू से तो कौन सी ध्वनि का आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो किस ध्वनि का उच्चारण नहीं कर सकते हैं? तो ब वाला जो है डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 55 पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है वो आपको बताना है। विकल्प आपके सोने हैं तो पंचांडंग जो है सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो किस में नहीं हुआ है? तो देखिए इसमें 56 का सी ही विकल्प अलग है क्योंकि ये ल है ये ग है, बाकी सेम है, बाकी सेम है, बाकी सेम है। प्रश्न नंबर 57, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? जो ध्वनि आप मुंह से निकालते हैं उसको जब लिख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम वर्ण कहते हैं। तो ध्वनियों के समूह को ही वर्ण कहा जाता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। 58 प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्वतंत्र नहीं है? कौन सा वर्ण है भैया इसमें से जो स्वतंत्र ध्वनि है? स्वतंत्र ध्वनि है, नहीं पूछ रहा है, मैं बोल दिया स्वतंत्र ध्वनि है तो अ, सीधी बात, स्वर स्वतंत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 59, इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो बी वाला विकल्प साफ दिख रहा है, इसका दीर्घ ये होता है, तो 59 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 60 जो है प्रश्न है इसमें दंत व्यंजन नहीं है। दंत व्यंजन दांत से उच्चारित होने वाले व्यंजन इसमें से नहीं है। 60 प्रश्न कह रहा है तो कौन नहीं है? ए वाला विकल्प, ये तालु से उच्चारित होता है ना, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है 61 आपको बताना है। तो ए, आय और ओ वाला स्वर जो है ना उसका विकास हुआ है, तो 61 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 100 प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, फिर अगली वीडियो जो आएगी वो भी 100 प्रश्न होंगे और उसमें भी वर्णमाला से ही रिलेटेड 100 प्रश्न होंगे, ध्यान रखिएगा। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 2 वर्ग कौन कौन से बांटे गए हैं? कंपन की बात कर रहा है, कंपन में आ जाता है अघोष और संघोष, तो 62 का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ओम को किस तरह का स्वर कहते हैं? तो इसको हम प्लुप्त स्वर कहते हैं, स्वर का तीसरा प्रकार के अंतर्गत हो जाता है। किस क्रम में ड ढ के लिए सटीक बात कही गई है? उच्छिप्त, मूर्धन्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ये तो हो नहीं सकता, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो नहीं सकता, संघर्षी व्यंजन। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 64 का ए वाला विकल्प। काफी अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। भाषा निर्धारण की इकाई का सही अनुक्रम है।
कौन सा है जो भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम है? कौन सा, मतलब विकल्प में 65 के। तो देखिए, पहले आपके मुख से ध्वनि, ध्वनि के मिलने से शब्द, शब्द के मिलने से पद और पद के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। इससे बेस्ट ऑप्शन कहाँ है आपको मिलेगा? 66 प्रश्न, किन विकल्प में व्यंजन के साथ स्वर की सही मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ शब्द ध्यान रखिएगा, किसमें भैया मात्रा का प्रयोग सही नहीं हुआ है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 66 का। किसमें? देखिए, री, ही और री, र और उ, रू, ये तो सही है भाई, और बड़ा सा री, श्री, ये भी सही है। लेकिन ये देखिए, ये वाला विकल्प जो है 66 का, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67, किस विकल्प में आगत विदेशी ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है? आगत या विदेशी ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ है किस विकल्प में? प्रश्न नंबर 67, किस विकल्प में? तो पढ़ाई जो है इसमें नहीं हुआ। बाकी जिला, ये विदेशी शब्द हैं भैया, ऑक्सीजन भी गैर कानूनी, ये सब भी, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। किस विकल्प में उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है? उत्क्षिप्त ध्वनि कौन सी है? तो वो हमारा ढ होता है, तो सी वाला 68 का सही हो जाएगा। दो ही तो वर्ड हैं उत्क्षिप्त में। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से असत्य कथन को आपको छांटना है, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? चलिए विकल्प हम देखते हैं। तो देखिए, घ संघोष वर्ण, महाप्राण वर्ण और दंत वर्ण, ये सही है। ब संघोष वर्ण, ब संघोष तो हो जाएगा। महाप्राण के लिए प फ ब भ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, विकल्प बी ही मिल गया। महाप्राण के अंतर्गत नहीं, अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है 70, किस विकल्प में तत्सम स्वर का प्रयोग हुआ है? तत्सम स्वर जो है किस विकल्प में प्रयोग किया है? तो बी वाला विकल्प 70 का सही हो जाएगा। किस विकल्प में? तो बी वाला विकल्प में तत्सम स्वर का पूछ रहा है ना, तत्सम स्वर पूछ रहा है वो यार, ये ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तत्सम स्वर पूछ रहा है तो ए वाला विकल्प जो है हमारा 70 का सही हो जाएगा। अगर तत्सम शब्द पूछता तब हम बी पर जा सकते थे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से संघोष ध्वनि है, संघोष ध्वनि कौन सा है इसमें से आपको बताना है। और संघोष ध्वनि आपको पता है कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण इसमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 71 का तो ए वाला विकल्प ही हमारा मिल जा रहा है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं आगे 72, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि के लिए कौन सा वर्ण निर्धारित किया गया है? तो दूसरा, चौथा, और दूसरा, चौथा इसमें से कौन सा वर्ण नहीं है वो आपको बताना है। तो ये तो पहला वर्ण है, तो 72 का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चाकू जो पहला वर्ण है ना। 73 प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो विकल्प किस विकल्प में मिल रहा है? डी वाले में, तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है वो आपको बताना है। इसका उच्चारण स्थान ई वर्ण का किस वर्ग के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है। किसके अंतर्गत आएगा? तो देखिए 74 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा संवृत स्वर आ जाएगा। संवृत स्वर में अग्र स्वर भी इसका प्रकार हो जाएगा, और दीर्घ तो ये है, तो डी वाला विकल्प के साथ जाएंगे। देखिए कितना सटीक प्रश्न बनाया गया घुमाकर। 75 प्रश्न, ये वर्ण जो है किसके अंतर्गत आएंगे वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है 75 का किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये जो है ना संघर्षी के अंतर्गत आएंगे। स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत चाकू च, छाता च, जहाज, झरना जा, ये 4 वर्ण ही आते हैं। इस तरह से ये हमारा सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 75 का। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है इसमें से वो आपको बताना है। तो विकल्प हमारा ए वाला ही 76 का दिख रहा है, साफ साफ बिंदी नीचे लगी हुई है ना, वो ही है नवीन विकसित
ध्वनियाँ। 77 प्रश्न हिंदी शब्दकोश में कक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो मैंने पढ़ ही दिया कि क और छाता छ, कक्ष, तो विकल्प हमारा इसी के बाद आएगा ना, 77 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। 78 वर्ण स्पर्श वर्ण कौन से हैं? स्पर्श वर्ण इसमें से कौन से हैं वो आपको बताना है। तो पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। तो 78 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न दोबारा पूछ चुका है और प्रश्न गलत मत करिएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले अक्षर के अंतर्गत स्वर आ जाएंगे। ए वाला विकल्प 79 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 80 अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किस मुख की संरचना से होता है या किस अंग से शरीर की होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 80 तो किससे होता है? तो वह होता है नाक और मुख दोनों से होता है, क्योंकि मुख से उच्चारण है और नाक से जो है उसकी सांस की प्रक्रियाओं को देखा जाता है। प्रश्न नंबर 81 जो है ई का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ये स्वर है और स्वर में ई में जो है तालु से होता है। तो इचु यशाणाम तालु आप पढ़े होंगे ना, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण या संघोष वर्ण? और संघोष वर्ण के लिए आपको कौन सा ट्रिक याद रखना है? वो है आपका तीसरा, चौथा और पांचवा क्रम में। विकल्प में कौन सा मिल रहा है वो आपको बताना है। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 82 का डी वाला विकल्प द जो है मिलेगा। प्रश्न नंबर 83 व्यंजन मूर्धनिया स का उच्चारण स्थान है मूर्धा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है। प्रश्न नंबर 84 हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? इसके लिए तो किसी को सोचना भी नहीं है। 84 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। व्यंजन की तो जरूरत पड़ती है दूसरों की सहायता व्यंजन को ही। जिन शब्द के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अ जिनके अंत में आएगा उनको आकारांत कहेंगे। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अब इस पे कहेंगे कि समय दें, तो कोई मतलब नहीं है समय देने का। प्रश्न नंबर 86 संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है? संघर्षी वर्णों की संख्या बताना है प्रश्न नंबर 86 का कि कितनी है इनकी संख्या। तो संघर्षी वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बड़ा सा मूर्धन्य सा छोटा सा ह। स्पर्श संघर्षी की बात कर देगा तो कितनी हो जाएंगी? 4। चाकू च छाता सा झरना ज इया, ये चाकू च छाता सा जहाज झरना चाहिए, चारे वर्ण आते हैं, ध्यान रखेगा। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। यरल लव। द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। 88 प्रश्न द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार क्या होता है? द किसके अंतर्गत आएंगे वो देखोगे किस वर्ग के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 88 का प्रश्न तो ये जो है तथा दंत से उच्चारण होने वाले, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 हिंदी शब्दकोश में के अनुसार कक्षा क्यों क्षण क्षमा शब्द का सही क्रम है। शब्दों का सही क्रम आपको कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद आएगा, ये वर्णों के आधार पर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 89 का आपको बताना है। तो कक्षा, फिर क्यों, क्षण और क्षमा, ये वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 90 है कि शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द से पहले आएगा। श्रद्धा शब्द जो है इसमें से किस शब्द से पहले आएगा वो आपको बताना है। श्रद्धा शब्द विकल्प के ही आधार पर बताना है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा श्रमिक से पहले जो है श्रद्धा आ सकता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है कि स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? आप बताइए। प्रश्न विकल्प आपके सामने है, क्या उसको कहते हैं? अच्छा, व्यंजनों के साथ क्या जुड़ता है स्वरों का? तो मात्रा ही न जुड़ती है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। जैसे क हमने लिखा तो क ये हमारा व्यंजन है, लेकिन जब इस पर ऐसे क लिख देते हैं तो इसके साथ स्वर भी जुट जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
प्रश्न नंबर 92, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 92 कह रहा है, विकल्प आपके सामने है। अलग अलग की बात हो रही है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 92 प्रश्न का अलग अलग, तो वर्ण विक्षेप में क्या किया जाता है? अलग ही करते हैं। प्रश्न नंबर 93, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 93 का। तो कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94, कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति में सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से में संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? जब ऊपर मूर्धा वाले हिस्से पर जाकर टकराती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वत्सर्य वर्ण जो है उसको कहते हैं, और वो वर्ण वो वाला हो जाता है। डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। 95 प्रश्न है, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में पहले आएगा? कौन सा शब्द जो हिंदी शब्दकोश में पहले आएगा? प्रश्न नंबर 95 कह रहा है। तो कौन सा आएगा? तो कंचन जो शब्द है वो सबसे पहले आएगा। प्रश्न नंबर 96 के हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? इसमें से आपको बताना है कि सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा। तो प्रश्न नंबर 96 का हमारा विकल्प जो सही होगा वो ए, क्योंकि इमली शब्द पहले आ रही। पहले देखिए ये वाला शब्द आता है, फिर उसके बाद ये वाला शब्द दूसरे बार आता है। पहले ये, फिर ये आएगा, उसके बाद जो है आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऐसे स्टार्ट होता है, फिर लास्ट में क ख ग घ ऐसे स्टार्ट हो जाता है। इसका यही क्रम होता है। प्रश्न नंबर 97, संयम शब्द में से बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? संयम शब्द से बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है वो आपको प्रश्न नंबर 97 में बताना है। तो ये ए वाला विकल्प जो है दिख ही रहा है। प्रश्न नंबर 98, निम्न में से प्लुप्त स्वर है। प्लुप्त स्वर इसमें से आपको बताना है कौन सा होगा? प्लुप्त स्वर और ये सी वाला दिख ही रहा है प्लुप्त स्वर के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 99 जो है, किस विकल्प में अनुनासिक ध्वनि है? अनुनासिक ध्वनि जो है किस विकल्प में है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 99 का। तो किस ध्वनि में है? तो वो है हमारे ईट वाले ध्वनि में। तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन किसी को बताने की जरूरत नहीं, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन था। हमारा 100 प्रश्न पूरा हो गया। अगली वीडियो 101 प्रश्न से स्टार्ट किया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, KBS PRT की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।